हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी अग्रहरी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस स्पेशली फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जी ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे रूल्स ऑफ कंजक्शंस की, जो बेहद ही यूनिक एंड यूजफुल टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने रूल्स ऑफ कंजक्शन के फर्स्ट पार्ट की चर्चा किया था और अब हम रूल्स ऑफ कंजक्शन के सेकेंड पार्ट की चर्चा करेंगे। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को इजीनेस फील हो जब आप एग्जाम में एरर्स फाइंड आउट कर रहे हो या व्हेन यू आर ट्राइंग टू राइट करेक्ट इंग्लिश। जब आप इंग्लिश को सही तरीके से लिखने का प्रयास कर रहे हो या जब एग्जाम्स में एरर्स फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हो तो आप कैसे ये मैटर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसी क्रम में हम लेते हैं आज हार्डली और स्कार्सली के प्रयोग के विषय में जानेंगे। जी आप देख रहे हैं हार्डली और स्कार्सली आपको जानना चाहिए। हार्डली व स्कार्सली इन दोनों का ही अर्थ मुश्किल से होता है। मुश्किल से का आशय यह है कि जब भी कोई कार्य संपन्न हुआ हो वो ठीक अभी अभी खत्म हुआ ही हो, उस कार्य को हुए अभी 2-4 पल भी नहीं गुजरे हो तभी कोई दूसरा कार्य अचानक होता है। तो ऐसे में इस मुश्किल शब्द को समझा जा सकता है। ये एक ऐसे कार्य को होने को दिखाता है जो ठीक अभी अभी जस्ट हुआ है। तो आपने देखा कि हार्डली व स्कार्सली इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग मुश्किल से शब्द के लिए होता है। हां, आपको ये बात भी ध्यान में रखना होगा कि जब भी किसी क्लॉज का प्रारंभ हार्डली व स्कार्सली से हो, जब किसी क्लॉज का प्रारंभ हार्डली व स्कार्सली से होगा तो इनके बाद इनसे जो क्लॉज प्रारंभ होता है तो उस क्लॉज को में आपको पास्ट परफेक्ट का यूज करना पड़ता है। यानी कि हार्डली और स्कार्सली से शुरू होने वाले क्लॉज में पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं और जबकि इसके बाद वाले क्लॉज में आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है और जब आपको एरर्स फाइंड आउट करना हो तो आपको यही मैच करना है, ऐसा है या नहीं। हाँ, मैं आपको यही बता दूं कि आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्कार्सली और हार्डली के बाद व्हेन का प्रयोग करते हैं। हार्डली और स्कार्सली के बाद व्हेन का प्रयोग किया जाएगा, देन व देन का नहीं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि हार्डली व स्कार्सली के बाद व्हेन का प्रयोग होता है, देन व देन का नहीं करते। सेंटेंस में अगर ऐसा है तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट है। सेंटेंस के उसी पार्ट में कोई ना कोई एरर होगी। आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए, लेते हैं एग्जाम्पल। जैसा कि अभी आपने जाना कि हार्डली व स्कार्सली इन दोनों का ही प्रयोग मुश्किल से शब्द के लिए होता है जो हाल ही में किसी कार्य को समाप्त होने का सेंस देता है। आपने इस बात को भी जाना कि हार्डली व स्कार्सली के साथ प्रारंभ होने वाले क्लॉज को आप पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं तथा इसके बाद वाले प्रयुक्त क्लॉज में आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होता है। आपने इस बात को भी जाना है कि हार्डली व स्कार्सली के बाद आपको हमेशा व्हेन का प्रयोग करना चाहिए, देन व देन का नहीं। तो आप इस चीज को भी जानने से कैसे अछूते रह सकते हैं
कि हार्डली व स्कार्सली का प्रयोग प्रारंभ में होने पर इनके पश्चात हैड प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जब सेंटेंस का प्रारंभ ही हार्डली व स्कार्सली से हो, तो हार्डली व स्कार्सली के बाद जो भी क्लॉज प्रयुक्त होगा तो पहले आपको हेड लगाना होगा, देन सब्जेक्ट लगाना होगा। लेकिन इसका ये भले ही इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में दिखे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में आया है, लेकिन इसका सेंस हमेशा अफर्मेटिव ही रहता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस के अंत में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत ही हार्डली व स्कार्सली से होती है, इनके तुरंत बाद आपको हेड प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हेड शुरू में आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, ऐसे स्ट्रक्चर को मोस्टली इंट्रोगेटिव के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रक्चर भले ही ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका सेंस हमेशा अफर्मेटिव रहता है। यानी कि मेरे कहने का मीनिंग ये है कि ऐसे सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा करते हैं तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जी, आप देख लें एग्जाम्पल, उसके बाद और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। जी, ये आपका सेंटेंस है। एग्जाम्पल है जेम्स हैड स्कार्सली गॉन। जेम्स हैड स्कार्सली गॉन, देन अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। तो अभी आपने जाना है हार्डली व स्कार्सली, यहां पर स्कार्सली लिखा है, हार्डली भी कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जेम्स हैड स्कार्सली गॉन, आपने जाना है कि स्कार्सली व हार्डली के बाद आप देन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया, देन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसके स्थान पर आपको व्हेन का प्रयोग करना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हम लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। आप इन सेंटेंसेस को देख रहे हैं, ये दिए गए दोनों सेंटेंस में से एक हार्डली से स्टार्ट है और एक स्कार्सली से स्टार्ट है। सेम चीज है, किसी सेंटेंस का प्रारंभ हार्डली से हो या स्कार्सली से हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। आपको बताया गया है जब किसी सेंटेंस का प्रारंभ हार्डली व स्कार्सली से हो तो इनके बाद पहले हेड देन सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आपने ऐसा किया है, हेड प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया है। मैंने ये भी बताया है, ये भले इंट्रोगेटिव जैसे लगे कि शुरू में हेल्पिंग वर्ब आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, इंट्रोगेटिव लगे, लेकिन इनका सेंस हमेशा अफर्मेटिव रहता है। और हमने बताया है कि स्कार्सली व हार्डली के बाद वाला क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट से होता है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट से होता है, और दोनों के बीच में आप देन व देन का प्रयोग नहीं करते, आप प्रयोग करते हैं व्हेन का। तो आइए चलते हैं, इसका मीनिंग क्या है, जरा गेस करिए इसमें क्या कहा गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें कहने का प्रयास हुआ है हार्डली हैड आई रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, यानी कि मेरा बुखार ठीक हुआ ही था कि मुझे सर्दी हो गई। मैंने पहले बताया ये सेंस अफर्मेटिव रखता है। मुश्किल से मेरा बुखार रिकवर हुआ था, मुश्किल से मतलब मेरा बुखार रिकवर हुआ ही था, मेरा बुखार समाप्त हुआ ही था कि मुझे सर्दी हो गया। आप समझ रहे होंगे बात को। सेकंड देखते हैं स्कार्सली हैड प्रभात एंटर द विलेज। प्रभात मुश्किल से गांव में एंटर किया ही था, या इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं प्रभात गांव में एंटर किया ही था। मुश्किल, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया है हार्डली व स्कार्सली का मीनिंग मुश्किल से होता है, और यहां पर मुश्किल से का मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं होता है, क्योंकि यहां पर मुश्किल से मतलब कोई कार्य तुरंत समाप्त हुआ ही होता है कि दूसरा कार्य हो जाना, दूसरे कार्य होना।
कि पहले कार्य को समाप्त होने में जरा सा भी देर नहीं हुई, कि जैसे दूसरा कार्य समाप्त हुआ तुरंत, जैसे पहला कार्य समाप्त हुआ तुरंत दूसरा कार्य हो जाएगा। तो हमने देखा इसका मीनिंग है प्रभात गांव में प्रवेश किया ही था कि बिजली गरजने लगी। लाइटनिंग आकाशीय बिजली को कहते हैं, जो आकाश में बिजली बारिश के समय चमकती है। तो प्रभात गांव में प्रवेश किया ही था कि बिजली कड़कने लगी, बिजली चमकने लगी, कड़कने लगी। अपेक्षा है मेरी बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी और ये बेहद ही यूजफुल सिद्ध होंगे आपके किसी भी वनडे एग्जाम में, और कैसे हम सेंटेंसेस को प्रॉपरली लिखें, करेक्ट और बोले। बेहद यूजफुल टॉपिक है, लोग ध्यान देते रहें। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहे हैं इफ और व्हेन के विषय में। आपको जानना चाहिए जब किसी भी क्लॉज का प्रारंभ इफ से हो या व्हेन से हो तो इनके बाद देन का प्रयोग आप नहीं करते। इनके बाद आप देन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि करते क्या है, आपको देन के स्थान पर कॉमा यानी कि इस सिंबल का प्रयोग करना होगा, कॉमा का प्रयोग करते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जब किसी क्लॉज का प्रारंभ इफ या व्हेन से हो तो उस क्लॉज के बाद आप देन का प्रयोग कभी नहीं करते, बल्कि देन के स्थान पर आपको कॉमा का प्रयोग करना होता है। आइए लेते हैं एग्जाम्पल। जी अभी आपको बताया गया कि जब किसी क्लॉज की स्टार्टिंग व्हेन से हो या इफ से हो तो आपको बताया गया है कि ऐसा क्लॉज जिसकी शुरुआत व्हेन से होती है उसके बाद आप देन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि करते क्या है, आप देन के स्थान पर आपको कॉमा का प्रयोग करना होता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। इसका मीनिंग है व्हेन विभव विल कम, जब विभव आएगा, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा। लेकिन गौर करिए, देखिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये आपने यहां पर कॉमा लगा दिया है, ये तो आपने सही किया, लेकिन मैंने आपको बताया था किसी भी क्लॉज के दोनों सेंटेंस फ्यूचर में नहीं हो सकते। किसी भी क्लॉज के, किसी भी सेंटेंस के दोनों क्लॉज फ्यूचर में नहीं हो सकते। ऐसे होने की स्थिति में जो इफ या व्हेन से क्लॉज शुरू होगा वे फ्यूचर में होगा। किसी भी कंजक्शन से शुरू होने वाले क्लॉज को आप सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और उसके बाद जो बचा दूसरा क्लॉज होता है उसे लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो याद रहे, मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि किसी क्लॉज के, किसी सेंटेंस के दोनों क्लॉज फ्यूचर में नहीं हो सकते। ये भी फ्यूचर में है, ये भी फ्यूचर में है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सेंटेंस को करेक्ट करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्यूचर का होगा। जनरली ऐसा होता है। तो चलिए, अब हो गया व्हेन विभव विल कम, देन का यूज करेंगे नहीं, देन की जगह कॉमा का यूज करेंगे, आई हेल्प हिम। तो जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। हिंदी में आपको फ्यूचर लग सकता है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन की मैं बात कर रहा हूं। सेकेंड क्लॉज है इफ आई वर हेल्थ मिनिस्टर। देखिए, जनरली लोग कहते हैं सेंटेंस की शुरुआत ही कैपिटल से होती है, उसके अलावा कोई कैपिटल लेटर नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां जहां आई आएगा, जब भी आएगा, अकेला आएगा, आई हमेशा कैपिटल होता है। अगर आई अकेला आता है तो वो हमेशा कैपिटल होता है। और ये जो हेल्थ मिनिस्टर का एच और एम कैपिटल है, तो मैं बता दूं इसका प्रयोग प्रॉपर नाउन की भांति हुआ है। और प्रॉपर नाउन की भांति यूज होने पर किसी भी
वर्ड को आप कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इफ आई वर हेल्थ मिनिस्टर, अगर मैं हेल्थ मिनिस्टर होता, तो यदि मैं हेल्थ मिनिस्टर होता, देन एवरी लोकेलिटी वुड बी सैनिटाइज, हर लोकेलिटी को मैं सैनिटाइज करवाता। लेकिन आप देखिए यहां पर एक एरर हो गया है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं इस देन की। यहां पर देन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बताया गया है इफ या व्हेन के बाद प्रयुक्त क्लॉज में आप देन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि आप करते क्या है, इसी देन के स्थान पर आपको यूज करना होता है कॉमा का। तो कंप्लीट अगर करेक्ट करना चाहते हैं, कोई एरर फाइंड आउट करना है, तो यहीं पर वो एरर है। करेक्ट करने के लिए देन की जगह आपको कॉमा का प्रयोग करना होगा। हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं आप तक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, so that you may easily find out error parts and you may be able to write correct English and speak correct English. Then please subscribe the channel. If you like the factors, then subscribe the channel. Don't forget to subscribe the channel. And if matter is important, then you must have shared this one. जी, आज रूल्स ऑफ कंजक्शन के नेक्स्ट रूल के बारे में मैं डिक्टेट करने जा रहा हूं। हाउएवर, हाउएवर का प्रयोग कितना भी या तथापि या तो भी शब्दों के लिए किया जाता है। आप समझ रहे होंगे कि हाउएवर का प्रयोग हम किन स्थिति में करते हैं, किस स्थिति में करना चाहिए। तो अगर आपको सेंस देना है कितना भी का, तथापि का या तो भी का, तो इन शब्दों का सेंस देने के लिए जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो है हाउएवर। जी, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हाउएवर का प्रयोग आप सब ऑर्डिनेटिंग, हाउएवर का प्रयोग आप सब ऑर्डिनेटिंग व कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग व कोऑर्डिनेटिंग दोनों ही कंजक्शंस के रूप में करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग दोनों ही कंजक्शंस के रूप में किया जाता है हाउएवर का प्रयोग। लेकिन जो आपको ध्यान देना है, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हाउएवर का प्रयोग को सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के रूप में हुआ होगा, तो हाउएवर के बाद आपको किसी एडजेक्टिव व एडवर्ब का प्रयोग करना ही होगा। जबकि जब हाउएवर का प्रयोग को ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के रूप में होता है, उस स्थिति में हाउएवर अकेला ही यूज होता है, इसके साथ किसी एडजेक्टिव व एडवर्ब के प्रयोग करने की कोई नीड नहीं होती। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इन शॉर्ट मैंने बताया हाउएवर कितना भी, तथापि या तो भी शब्दों के लिए प्रयोग होता है। हाउएवर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन व कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होता है। और आपको मैंने यह भी बताया, जब हाउएवर का प्रयोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के रूप में होगा, तो इसके साथ आप एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग आपको करना होगा। जबकि जब हाउएवर का प्रयोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के रूप में होगा, तो ये अकेला ही यूज होता है। लेते हैं एग्जाम्पल, चर्चा कर ही रहे थे, तो आइए देखते हैं और जानते हैं जो आपको बताया गया है आपको कितना क्लियर हुआ है। जरा गौर करिए, यहां पर हाउएवर आया है फर्स्ट सेंटेंस में भी और सेकंड सेंटेंस में भी हाउएवर का प्रयोग हुआ है। तो जरा पहचानिए, जरा जानिए कि किस सेंटेंस में हाउएवर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के रूप में यूज हुआ है और किस सेंटेंस में हाउएवर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के रूप में यूज हुआ है। याद रहे,
मैंने आपको बताया है कि जब हाउ एवर का प्रयोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के रूप में होगा तो उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग होगा ही होगा, जबकि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के रूप में हाउ एवर का प्रयोग होने पर ये अकेला ही रहता है, इसके साथ किसी एडजेक्टिव व एडवर्ब के लगाने की कोई नीड नहीं होती। तो आइए देखते हैं। All my colleagues were present. Harry, however, didn't come. All my colleagues were present. मेरे सभी सहकर्मी प्रेजेंट थे, मौजूद थे। Harry, however, didn't come. Harry तो भी नहीं आया था, तो भी नहीं आया। मेरे सारे कलीग्स थे तो भी हैरी वहां नहीं आया। तो आप समझ गए होंगे हैरी मतलब हाउएवर का प्रयोग हम तो भी शब्दों के लिए भी करते हैं, तथापि के लिए भी करते हैं। तथापि या तो भी सेम चीज है। मेरे सभी कलीग्स प्रेजेंट थे तथापि या तो भी हैरी नहीं आया। और इसके बाद कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, यानी कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यहां पर सेकंड में आप देख रहे हैं हाउ एवर पुअर ही मे बी ही विल नेवर कम टू यू फॉर आस्किंग योर हेल्प। वो कितना भी गरीब हो जाए, वो कितना भी गरीब हो जाए, वह कभी पास तुम्हारी हेल्प मांगने नहीं आएगा। जी आपने देखा कि यहां पर हाउ एवर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। तो मैंने बताया कि जब हाउ एवर का प्रयोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के रूप में होता है तो हाउ एवर के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग निश्चित तौर पर होगा ही होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं हाउ एवर का प्रयोग ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के रूप में हुआ है। एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है ऐसे सेंटेंस देकर कि चूज द हाउ एवर विच टाइप ऑफ कंजक्शन इज यूज्ड हियर, कि हाउ एवर का प्रयोग यहां पर किस प्रकार के कंजक्शंस के रूप में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हाउ एवर के बाद आपका एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है तो वो हाउ एवर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाएगा। आइए लेते हैं नेक्स्ट रूल। जी अब इस नेक्स्ट रूल के अंतर्गत मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कुछ ऐसे कंजक्शंस भी होते हैं जो पेयर में ही यूज होते हैं, अर्थात जो जोड़े में ही यूज होते हैं। जनरली वो अकेले यूज नहीं होते। मोस्टली मोर देन 80% ऐसे कंजक्शन जो जोड़े में यूज होते हैं वे कंजक्शंस हैं ईदर और, नीदर, नॉर, और है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। जी तो आप समझ रहे होंगे मैं प्रयास कर रहा हूं आपको बताने का ऐसे कंजक्शंस जिनका प्रयोग प्रायः पेयर में ही होता है, ये मोस्टली अकेले यूज नहीं होते। और इन चीज को हम समझने के लिए देखने के लिए हम देखेंगे एग्जाम्पल। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, ही इज नॉट ओनली अ राइटर बट आल्सो अ गुड स्पीकर। नेक्स्ट में देख रहे हैं ईदर प्रीति और हर ब्रदर मस्ट हेल्प देम। और थर्ड एग्जाम्पल में देख रहे हैं नीदर कोच नॉर प्लेयर were present in the stadium. And next fourth है here not only is used at the beginning of sentence but after then a noun but also is used with them. Not only से सेंटेंस का प्रारंभ भी हो सकता है लाइक फोर्थ एग्जाम्पल की तरह। आप देख रहे हैं सेंटेंस की शुरुआत ही नॉट ओनली से हुआ है और नॉट ओनली के बाद किसी नाउन का प्रयोग हुआ है ड्राइवर का, देन आता है बट आल्सो और फिर दूसरा नाउन कनेक्ट हो रहा है क्लीनर के द्वारा। तो आप जानते ही हैं कि ये कंजक्शंस है, ये मोस्टली सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, क्लॉजेस को जोड़ते हैं और कभी कभी ये शब्दों को भी जोड़ते हैं। यहां पर ड्राइवर और क्लीनर ये शब्द हैं, वर्ड्स हैं, इन्हें जोड़ने के लिए नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हुआ है। नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत भी हो सकती है फोर्थ एग्जांपल्स की तरह और नॉट ओनली
सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह। ही इज नॉट ओनली अ राइटर बट आल्सो अ गुड स्पीकर। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और ये हमने बताया कि ये पेयर में ही यूज होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर। तो आपने देखा ईदर और, नीदर नॉर या नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग मोस्टली पेयर में होता है। और नॉट ओनली तो सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, शुरुआत ही फोर्थ की नॉट ओनली से हुआ है। और ये सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हम लेते हैं नेक्स्ट रूल। जी आप सेंटेंस को जरा देखिए, क्या ये सेंटेंस आपको सही लगता है या गलत? अगर हम रूल्स रेगुलेशंस नहीं जानते तो हम ऐसी किसी भी स्थिति में नहीं होते हैं कि हम कह सके कोई सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आइए जानते हैं, हमें जानना चाहिए। सपोज के साथ आपको जानना चाहिए कि सपोज के साथ कभी इफ का प्रयोग हम नहीं करते। सपोज का मीनिंग ये होता है कल्पना करना, मानना। तो जब भी सपोज का प्रयोग हुआ हो तो उसके साथ इफ का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। आप अगर मेरी बात को समझ रहे हैं तो सपोज का यूज कल्पना करने के लिए होता है, इसका मीनिंग होगा मान लो, मानने के लिए होता है। तो बताया सपोज के साथ इफ का प्रयोग नहीं करते। एग्जांपल आप देख रहे हैं, सपोजिंग इफ यू वर कॉट इन रेड हैंडेड। सपोजिंग इफ यू वर कॉट रेड हैंडेड, मान लो अगर आप रंगे हाथ पकड़े गए। मान लो अगर आप रंगे हाथ पकड़े गए, यू विल बी पनिश्ड, आपको सजा मिलेगी। तो हमने क्या किया, यहां पर सपोजिंग के साथ हम यहां पर इफ लगाए बैठे हैं और यही इफ इस सेंटेंस को इनकरेक्ट करार देता है। इफ यू वांट टू करेक्ट दिस सेंटेंस देन रिमूव इफ फ्रॉम हियर। आफ्टर दैट योर सेंटेंस विल बी करेक्ट। सपोजिंग यू वर कॉट इन रेड हैंडेड, मान लो आप रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो यू विल बी पनिश्ड, आपको सजा होगी। लेकिन लोग ऐसा है, मान लो अगर तुम रंगे हाथ पकड़े गए, मान लो अपने आप में सफिशिएंट ये कंडीशन दिखाता है, इमेजिनेशन दिखाता है, इसके साथ इफ लगाने की कोई नीड नहीं है। इफ लगाने पर वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जी आपको नेक्स्ट रूल के अंतर्गत मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एज, मैं बात कर रहा हूं एज की। एज के बाद आप सो का प्रयोग नहीं करते, बल्कि सो के स्थान पर आपको कॉमा का प्रयोग करना होता है। कभी कभी किसी क्लॉज का प्रारंभ ही एज से होता है, कोई बात नहीं। बस आप इतना याद रखिए कि एज के बाद सो का प्रयोग नहीं करते, बल्कि सो को हम रिमूव करते हैं और सो के स्थान पर हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। देखते हैं इस सेंटेंस में, इस एग्जांपल में कोई एरर है क्या, और है तो कहां पर है, कैसे वो एरर यहां पर आ गई। आपका सेंटेंस है, एज प्रिया वॉज नॉट फीलिंग वेल। एज प्रिया वॉज नॉट फीलिंग वेल सो शी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क। जैसे कि प्रिया अच्छा नहीं फील कर रही थी, इसलिए उसने अपना काम पूरा नहीं किया। इसी सेंस के कारण, जैसे हम कहते हैं इसलिए उसने काम पूरा नहीं किया, तो इसलिए लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और इसलिए के मानकर लोग सो लगा देते हैं और यहीं पर कोई एरर हो जाती है। तो सो का यूज मत करिए, सो का यूज नहीं करते। मैंने आपको बताया भी एज के साथ सो का प्रयोग नहीं करते,
बल्कि सो के स्थान पर आपको क्या करना चाहिए, आपको कॉमा का प्रयोग करना चाहिए। आप समझ रहे होंगे, हम यहां पर कॉमा लगा दिया और अब कंप्लीट हो गया। एज प्रिया वॉज नॉट फीलिंग वेल, कॉमा, शी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क। ये एज अपने आप में ये रीजन दिखा रहा है, इसके साथ सो की कोई नीड नहीं है। हां, मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा, केवल सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए सो का प्रयोग किया जा सकता है। ये आप नोट में लिख सकते हैं, केवल सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, यानी कि सेंटेंस पर जोर डालने के लिए बात को अगर आपको जोरदार तरीके से कहना है तो ही आप सो का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। तो जनरली एज के साथ सो का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है। वो कब देखा जाएगा, जब आप सेंटेंस पर जोर डालने का प्रयास करेंगे तो ऐसा हो सकता है। जनरली एज के साथ सो का प्रयोग नहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट रूल। जरा देखिए आप इन एग्जाम्पल्स को, इन सेंटेंसेस को देखिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट दैट दिस वन सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इन सेंटेंसेस को देखिए और बताइए, ये जानने का प्रयास करिए ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि सेम और सच के बाद प्रयुक्त होने वाला एकमात्र कंजक्शन कहिए या रिलेटिव प्रोनाउन कहिए, सेम और सच के बाद प्रयोग होने वाला एकमात्र कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन एज है। तब तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर प्रॉब्लम कहां पर है। आपको मैंने बताया सेम और सच ये ऐसे दो शब्द हैं जिनके बाद यदि किसी कंजक्शन या किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो वो एस के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। यानी कि सेम और सच के बाद प्रयोग होने वाला एकमात्र रिलेटिव प्रोनाउन या कंजक्शन एस है। तो देखिए, इतना सुनकर इतना जानकर तब तो आप इजीली इस सेंटेंस में एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंटेंस में दिस इज द सेम पेन, देखिए यहां पर सेम आया है। दिस इज द सेम पेन विच आई बॉट इन कानपुर। वो कहने का प्रयास कर रहा था ये वैसा ही पेन है जिसे मैंने कानपुर में खरीदा था। वो जिसे का सेंस दे रहा है, विच उसने लगा दिया, लेकिन ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अगर आप इसे करेक्ट करना चाहते हैं तो इस रूल के तहत आपको विच को रिमूव करना होगा और विच की जगह आपको प्रयोग करना होगा एस का, और करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा दिस इज द सेम पेन एज आई बॉट इन कानपुर। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं सेकंड, सच बॉयज हु आर केयरलेस सफर इन लाइफ। यानी कि ऐसे बच्चे जो लापरवाह होते हैं, जो बेखबर होते हैं, जीवन में कष्ट सहते हैं। यहां भी सच आया है और सच के साथ हम हु का प्रयोग कर बैठे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और हमारी गलती यहीं पर हो गई। हु का प्रयोग नहीं होगा बल्कि यहां पर होगा क्या, एज। यानी कि कंप्लीट करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा सच बॉयज एज आर केयरलेस सफर इन लाइफ। ऐसे लड़के जो लापरवाह होते हैं, जीवन में कष्ट सहते हैं। जी, अपेक्षा है
आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये मेरे द्वारा प्रोवाइड मैटर आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। लेते हैं नेक्स्ट रूल। जी आप देख रहे हैं इस सेंटेंस को जो एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है, और लिखा है दो ही इज रिच बट ही इज डिसऑनेस्ट। तो देखिए ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट। और अगर आप बड़े कंफ्यूजन में हैं, ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट, ये कंफ्यूजन है आपको, तो आपको सुनना चाहिए मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, और ध्यान से सुनिए। आपको जानना चाहिए दो के पश्चात मैं आपको बता रहा हूं, दो के पश्चात कभी भी बट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि बट के स्थान पर आपको प्रयोग करना चाहिए येट का। हां, मैं आपको यही बता दूं, कभी कभी येट के स्थान पर आप कॉमा का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन दो के साथ बट तो कभी आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो येट आएगा। मुझे लगता है अगर आपने मेरी ये बात सुनी है तो आपके इस सेंटेंस का सॉल्यूशन आपके माइंड में स्ट्राइक किया होगा। तो जी देख रहे हैं आप, दो ही इज रिच, यह जबकि वो रईस है लेकिन वो गरीब है, मतलब वो बेईमान है, ये होगा नहीं, लेकिन नहीं होगा। दो के साथ अगर किसी शब्द को लगाते हैं, किसी दूसरे वर्ड का यूज करते हैं, तो वो है येट। तो कंप्लीट हो गया, दो ही इज रिच येट ही इज डिसऑनेस्ट। ये ऐसा सही हो गया। और मैंने बताया कि कभी कभी आप येट का प्रयोग ना करके येट की जगह कॉमा का प्रयोग भी कर सकते हैं, सही है, लेकिन आप चाहें तो कॉमा का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन बट कभी नहीं होगा, बट के स्थान पर येट होगा। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जी इस नेक्स्ट रूल के अंतर्गत मैं आपको बताने जा रहा हूं, जी आप देख रहे हैं सामने मेंशन है बिकॉज, इज और सिंस। जरा पहचानिए ये किस प्रकार के कंजक्शंस हैं। मैंने जब कंजक्शंस का पार्ट फर्स्ट आपको एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने प्रॉपरली काइंड्स ऑफ कंजक्शंस भी बताए थे, उनके एग्जांपल्स भी बताए थे, और अगर आपने उन्हें सुना होगा तो बिल्कुल आपको याद आएगा कि ये किस प्रकार के कंजक्शंस हैं। तो जी ये रीजन प्रदर्शित करने वाले कंजक्शंस है, ये कारण बताने वाले कंजक्शंस हैं, जो कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों तो कारण बताते हैं जैसे आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा जी, तो आपको जानना चाहिए एज व सिंस। आप देख रहे हैं एज व सिंस का प्रयोग आप सेंटेंस के शुरुआत में कर सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में एज व सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन बिकॉज का प्रयोग हमेशा बाद वाले क्लॉज में होता है। बिगिनिंग वाले क्लॉज में, बिगिनिंग क्लॉज में आप एज या सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज का प्रयोग ये बाद वाले क्लॉज में ही होता है। आइए लेते हैं आप एग्जांपल देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एग्जांपल फर्स्ट की बिगिनिंग एज से हुआ है, तो मैंने बताया है एज हो या सिंस हो, ये सभी रीजन बताते हैं, सभी कारण बताते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया एज और सिंस का प्रयोग आप
सेंटेंस के शुरू में कर सकते हैं, यानी कि बिगिनिंग क्लॉज में आप एज व सिंस का प्रयोग करते हैं। आप यहां पर देख भी रहे हैं, एज ही इज नॉट फीलिंग वेल, जैसे कि वह अच्छा नहीं महसूस कर रहा है। ही शुड नॉट गो एनीवेयर, इसलिए उसे कहीं जाना नहीं चाहिए। जैसे कि ये रीजन दिखा रहा है, जैसे कि वो गुड फील नहीं कर रहा है, उसे कहीं नहीं जाना चाहिए। अब देख रहे हैं, सिंस मयंक हैड नो मनी, जैसे कि मयंक के पास पैसा नहीं था। ही बिकेम होपलेस, वो निराश हो गया। तो ये जैसे कि ये रीजन ही दिखा रहा है। सिंस मयंक हैड नो मनी, जैसे कि मयंक के पास पैसा नहीं था, वो होपलेस हो गया। ये दोनों रीजन दिखा रहे हैं, सेंटेंस के शुरू में आए हैं, यानी कि क्लॉजेस के बिगिनिंग क्लॉज में ही आए हैं। अब देख रहे हैं रीजन, कारण तो हमारा बिकॉज भी बताता है, लेकिन बिकॉज का प्रयोग कभी बिगिनिंग क्लॉज में नहीं होता है। बिकॉज हमेशा बाद वाली क्लॉज में प्रयुक्त होता है। आप देख रहे हैं, सुधा इज नॉट हैप्पी, सुधा खुश नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, ही नो, बिकॉज क्योंकि नो वन केयर्स है, क्योंकि कोई उसकी परवाह नहीं करता, कोई उसका ख्याल नहीं रखता। तो ये एज, सिंस और बिकॉज ये सभी रीजन दिखा रहे हैं, कारण बता रहे हैं। सिंस का प्रयोग, एज का प्रयोग आप बिगिनिंग क्लॉज में करते हैं, जबकि बिकॉज का प्रयोग आपको बाद वाले क्लॉज में करना होता है। आपका नेक्स्ट रूल है। यदि आपको इस वीडियोस के फैक्ट्स, यदि आपको इस वीडियो के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट लगे, काफी यूजफुल लगे, और अगर आप इस मैटर को पसंद आया, ये मैटर आपको, तो जी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, ये कमेंट करके जरूर बताएं ये फैक्ट्स कैसे मैंने आपको अब तक पहुंचाया, कैसे लगे आपको। थैंक यू।